नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम आज 1000 परिवार 1K परिवार हो चुके हैं हमारा द शिक्षा कैपिटल। और आपको मैं बता दूं कि कविता और कहानी में निरंतर स्टार्ट कर चुका हूं, दोनों एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम धूमिल की नागार्जुन की कविता और क्या नाम है, एक कौन थे, भवानी प्रसाद मिश्र, दोनों लोगों की कविता देखी थी। आज धूमिल की कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कविता इनकी सबसे पहली कविता इनकी कौन सी भाई, नक्सलवाड़ी, जो कि संसद से सड़क तक 1972 में। मोचीराम, ये भी संसद से सड़क तक 72 में। अकाल दर्शन, संसद से सड़क तक 1972 में। याद रखना, नहीं याद होता है तो मैंने कल की बात है मोची को देखा, संसद में नक्श से मार रहा था। मेरी ट्रिक कुछ इसी प्रकार की होती हैं, ठीक है। कि कल की बात है, किसकी, काल की बात है, यानी कल की बात है, मोची को मैंने देखा, संसद में नक्शे मार रहा था। संसद में क्या मार रहा था, नक्शे मारा था। ये सब कहानी किसमें संकलित, कविता किसमें संकलित, नक्शे, संसद से सड़क तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। रोटी और संसद कल सुनना मुझे, रोटी और संसद कल सुनना मुझे, 1976 धूमिल। तो पहले आते हैं नक्सलवाड़ी। प्रथम प्रकाशन इसका कब हुआ, 1967 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1967 में हुआ। बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख पूछी जाती है। बनारस से पत्रिका निकलती थी कौन, आमुख। प्रथम प्रकाशन 1967 ईस्वी, बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में, बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में ये नक्सलवाड़ी कहाँ जो पत्रिका कविता निकली थी। पृष्ठभूमि अगर देखते हैं तो क्या है कि 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा। इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह को एक दिशा दी। कविता के बारे में देखते हैं तो कविता क्या है कि धूमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती है। दरअसल वे स्वतंत्र उत्तर भारत की उन स्थितियों को उजागर करना चाहते हैं जिनसे नक्सलवाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया। कविता सहमति के नकार से शुरू होती है। यह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति, भूमि अधिग्रहण पर सहमति, विकास के शोषणकारी मॉडल पर सहमति का है। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं। धूमिल किसी लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया जा रहा है। स्वार्थपरता में सब ने समझौता कर लिया, सब व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो गए। इस समय विपक्ष में सिर्फ कविता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन नफरत का नहीं अपितु नफरत के विरुद्ध आंदोलन है। धूमिल क्षोभ प्रकट करते हैं कि सत्ता अपने शोषण तंत्र से इस कदर नफरत से भी भर चुकी है कि एक बच्चा अपनी स्लेट पढ़ने की तख्ती से पड़ोसी का गला काट सकता है। ये नक्सलवाड़ी कविता की बारे में है। देखते हैं इसके बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है। कहते हैं कि धूमिल का रचनाकार केवल एक दशक का रहा होगा, लेकिन स्वतंत्र उत्तर भारत में पनपी पली अवसरवादी सुविधा जीवता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है। कथन बहुत अच्छा है ये कथन कि धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नक्सलवाड़ी, यहाँ से कविता शुरू होती है। सहमति, नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। तुम सहमति की बात करते हो, ये शब्द ठीक नहीं है। नक्सलवाड़ी कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। हमने कहा ना कि व्याख्या नहीं पढ़ने की जरूरत होती है। यूजीसी नेट में व्याख्या पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत कविताएं निकलती हैं, मगर कुछ ही कविताएं, जैसे अब राम की शक्ति पूजा में पढ़ाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, उसको व्याख्या की ज़रूरत है जहाँ जहाँ। अब ऐसे शब्द, इसकी कविताओं को क्या बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा हो जाएगी। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जो बालिग लोग उनके बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने समझाया था कि भूख का इलाज नींद के पास है, तो साथियों ने। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांघ पर घोल आया है।
वो चाहता था बोलने के लिए पर बोल नहीं पाया। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा कि ये तो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कविता, बहुत कविता पूछी जाती है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। इस प्रजातंत्र में अपनी कविताओं को नहीं बोल सकता, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पे प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिर मैंने गलत कहा? इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी चीज़ सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? देखो, इस कविता पे अगर मैं बात करने लगूं तो बड़ा समय चला जाएगा, सिर्फ कविता को पढ़ना है। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूत होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांठ सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। देखो कितना बौखलाया हुआ कवि है, बहुत गुस्से में है। और अब तो हवा भी बदल चुकी है और 100 इश्तहार उतार लिए गए हैं। कितने 100, जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं। पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं आपसे। और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है। सब के सब व्यस्तता के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा में लंबे सुनसान में, याद रखना लेखपाल शब्द आया है, लेखपाल की भाषा में लंबे सुनसान में जहाँ पालों बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। देख रहे ये जो आपके सामने मैंने कलर में दे रहा हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है भाई। हज्जाम की खुली किस्मत में एक उस्तरा का वर्णन हुआ है, भंगी का एक झाड़ू का वर्णन हुआ है, नागरिकता का एक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान और एक जंगल है। मतदान के बाद खून में अंधेरा है, पछीटता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमरवत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कल, बहुत अच्छा, कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। मैंने गलत कहा? क्या मैंने गलत कहा? और गलत नहीं कहा तो कहा क्यों? बहुत अच्छा, आखिरकार ये पंक्ति नक्सलवाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला काट सकता है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। मैंने गलत कहा, आखिरकार पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं मोचीराम। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता में धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज में मौजूद गैर बराबरी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। मोचीराम के लिए हर आदमी की पहचान उसके जूते हैं। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जिसके जूते में चकतियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो सर्वथा अयोग्य और अमानवीय है। वह मोचीराम को मेहनताना देने में कड़ाई करता है। श्रमजीवी और बुर्जुआ को आमने सामने खड़ा कर धूमिल व्यवस्था की विसंगति को उभार रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मोचीराम का व्यक्तित्व काम के प्रति पूरी निष्ठा, मेहनत का सर्वहारा, ग्राहकों को समदृष्टि से देखता है, वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील तथा उसकी मरम्मत के लिए संलग्न है, ठीक है। यानी जो इसे मोचीराम की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें याद रखना, स्मरणीय तथ्य देखना है तो हिटलर का जिक्र हुआ है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिटलर का जिक्र भी किया गया है, ये भी याद रखना है। यहाँ से आते हैं मोचीराम कविता। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे छटपट टटोला। मोचीराम के पास ग्राहक जाता है, ऐसे सर झुका रहा है, तो वो नीचे से ऊपर को देखता है कि रापी से उठी हुई, रापी जानते किसे कहते हैं? जिसे वो ठोकता है, जिस पे वो रखा होता है ना, फिर जूते वगैरह चलता है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे छटपट टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए सुर में वह हंसते हुए बोला। मोचीराम का कथन कि बाबूजी, सच कहूँ
मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मोचीराम की कविता है। जो मेरे सामने ना मरम्मत के लिए खड़ा है, असल बात तो यह है कि वह चाहे जो जैसा है जैसा है। यहाँ कहीं कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, वो सिर्फ जूते के हिसाब से देखता है सबको। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, नई नई बात बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी, और जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। एक आवाज़ आती है कि कैसे आदमी हो, अपनी जात पे थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ। उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ। एक जूता है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। वो जो एक दूसरा ग्राहक की बात हो रही है। अब ये हिटलर, ये जो दूसरा ग्राहक, उसकी बात हो रही है। इससे बांधो, उससे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। ओफो, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरजिया की घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त वह साफ नट जाता है। नामा मतलब जो काम किया है उसका पैसा। अब ये कथन किसका है? उसी ग्रह का है कि शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चीख कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। बहुत अच्छा कथन है कि चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे, बहुत अच्छा कथन है, सभी की बात है। यह जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। इम्पोर्टेंट। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की अकाल और दर्शन, इससे पहले, इसके बाद अकाल और दर्शन। कवि का प्रश्न है कि भूख कौन उपजाता है? चालाक आदमी या सत्ता? इस प्रश्न पर हंसता है और बेतहाशा पैदा होते बच्चों की ओर इशारा कर देता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तंत्र के लोग भूख शोषण को प्राकृतिक या शोषणों द्वारा उपजाया गया है मानते हैं। शोषित होना नियमित मानी जाती है। देखो, इसमें कुछ तथ्य हैं। लोग भूख से बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल खा रहे हैं। लोग अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। सत्ता कभी गाय धर्म तथा कभी हाय बाहरी विपदा के बहाने लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है। अकाल और दर्शन कविता देखते हैं। इसमें भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखें पर
पट्टी बांधता है, या वह घड़ा जो आँखों पर पट्टी बांधता है, हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों, घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किस्मत किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, लेखक कह रहा है, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिसने भूख मिट रही है, ना मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल आता है तो सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं। मैंने जब उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल उनका हत्यारा। आप लोग सोचते हैं इसका अर्थवर्थ जब पूछता नहीं, सिर्फ पंक्तियाँ क्रम में पंक्तियाँ याद रखनी चाहिए किस कविता से हैं। बेशक यह ख्याल ही कि उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय, सेन, कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है? मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है भाई, कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरा सा लोच है। तुलना कर रहे हैं। ले चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्त है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है वह कुछ पता नहीं चलता। ये पंक्ति आपसे पूछा जा चुका है कि इस कदर वे पस्त हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ये हमारी थी अकाल दर्शन। रोटी और संसद कविता भी इतनी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये कब एक बार एग्जाम में कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंक्तियाँ हैं, याद रखना। इसमें 9 पंक्तियाँ, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। रोटी और संसद में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो 9 हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारी कविता की क्लास हो गई। अगले दिन हम मुक्तिबोध की कविताओं को देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सभी कविताओं को हम आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे क्लास में, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो समझ लो अनिवार्य है करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।